और लास्ट जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में अपन थर्ड डी का जो आर्टिकल्स वगैरह बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, जिसमें अगर एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स और क्यू एक्स की जगह साइन ए एक्स या कोस ए एक्स आ जाता है तो अपन को क्या करना पड़ेगा। तो उसमें डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। अब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करने से अगर नॉन जीरो हो जाता है तो सीधा पुट कर दो, और डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट करने से अगर जीरो हो जाता है तो फिर अपना फॉर्मूला जो था वो था। तो और फॉर्मूला भी एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स मेरे को भेजी हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूला जो था, एक मिनट इसमें थोड़ा टेम्परेचर सेट कर ली। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले दो फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला तो ये था कि 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अगर 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स होता है तो उसका होता है x/2 इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स। या फिर बताओ इसको माइनस x/2 ए कोस ए एक्स। एक फॉर्मूला तो ये था जो अपने को याद रखना था। एक फॉर्मूला जो था डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। अब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने से ये तो जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो जाएगा तो फिर क्या करना है, इसका लिखना है x/2 इंटीग्रेशन कोस ए एक्स डी एक्स। तो बताओ मैं इसका यही लिख सकता हूँ ना, x/2 साइन ए एक्स। ये दो फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद भी रखना और क्वेश्चन करने में भी अपनी हेल्प करेंगे दोस्तों। अब जो बच्चों ने प्रॉब्लम भेजी उसके अनुसार अपन बात करें तो एक तो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा क्या आ गया कि जिससे प्रॉब्लम आई बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने को दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 dy/dx प्लस 9y बराबर 40 साइन 5x। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल डी के रूप में लिखेंगे। तो दिए गए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। दिए गए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख दूंगा डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 और बार y बराबर 40 साइन 5x। ठीक है दोस्तों, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स बन गया। अब इस समीकरण का लिखना है सहायक समीकरण। तो अपन लिखते हैं कि इस अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण को लिखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। बताओ सहायक समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डी में डी की जगह m लिख दो। तो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 9 बराबर 0। अब श्रीधर आचार्य विधि से इसके रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो श्रीधर आचार्य विधि से रूट कैसे निकालेंगे, तो जो m का जो मान आया वो माइनस बी 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9/2a, ये लिख सकता हूँ इसको। तो बताओ यहाँ से जो m का मान है उसको मैं ये लिखूँगा 8 प्लस माइनस 36 कम करो 64 में, 64 में 36 कम करूँगा तो कितना बचेगा 18, सॉरी 64 में 36 कम करूँगा तो 28, तो रूट 28/2। और इस चीज़ को दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 प्लस माइनस 2√7, 2√7/2, और 2 भी कट गया, तो इस चीज़ को 4 प्लस माइनस √7।
बताओ दोनों के दोनों रूट कैसे आए? दोनों के दोनों जो रूट हैं वो वास्तविक है, दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या है? अपने वास्तविक है। अब वास्तविक रूट है तो देखो सी एफ कैसे लिखना है, वास्तविक है और अलग अलग है, तो ये आए रूट वास्तविक और अलग अलग आए, अतः जो सी एफ बनेगा, सी एफ क्या बनेगा? सी एफ बराबर सी वन ई की पावर 4 प्लस रूट 7x, 4 प्लस रूट 7x प्लस सी टू ई की पावर 4 माइनस रूट 7x, सी वन ई की पावर 4 प्लस रूट 7x, सी टू ई की पावर 4 माइनस रूट 7x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से e की पावर 4x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो e की पावर 4x को तो मैं कॉमन ले लिया, तो ये बना सी वन ई की पावर रूट 7x प्लस सी टू ई की पावर माइनस रूट 7x। ये तो बन गया अपना, क्या बन गया? सी एफ। अब किताब में कोस हाइपरबोलिक में दे रखा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला अगर देखें तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है, ये भी अपना याद रखना है। तो ये वाला बिल्कुल राइट है, आपको तो जैसे आज तक पढ़ते आए हैं वैसे निकालना है सी एफ। ये सी एफ आ गया। अब बात करते हैं अपन पी आई की। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल को बोला जाता है पी आई, और पी आई क्या होता है? 1/fd इंटू क्यू एक्स। तो 1/fd बोले तो डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9। भाई ये देखो ना, यहाँ से fd और qx का मान कितना है? 40 साइन 5x, तो 1/fd और यहाँ 40 साइन 5x। बताओ x के गुणा में जो होता है साइन ax, a का मान कितना है इसमें? a का मान है 5, a का मान है 5, तो डी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का a स्क्वायर, इसका मतलब डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस का 25। तो जो पी आई बना वो बना माइनस 8d, और डी स्क्वायर की जगह माइनस 25 रखा तो यहाँ पे माइनस 16 और 40 साइन 5x। ओके, 8 कॉमन ले लिया और ऊपर से काट दो, तो 5 और माइनस भी, तो इसको लिख सकता हूँ d प्लस 2 और ये साइन है 5x, ये भी सही है। माइनस 5, d माइनस 2 से ऊपर नीचे गुणा करो, क्योंकि नीचे डी स्क्वायर बनाना होता है, जब तक डी स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक उसकी जगह माइनस का a स्क्वायर नहीं रख सकते। साइन कोस में ध्यान रखना, डी स्क्वायर की जगह ही पुट करते हैं। तो d माइनस 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे बनेगा डी स्क्वायर माइनस 4 और साइन 5x। अब डी स्क्वायर की जगह वापस माइनस का 25 रखो, ये माइनस 25 और 4 माइनस का 29, तो माइनस का 29 माइनस तो कट गया, तो 5/29 और ये d माइनस 2 साइन 5x, तो 5/29 और ये इसके साथ आया d, तो डेरिवेटिव होगा, तो 5 कोस 5x और ये इसके साथ गुणा में आया तो 2 साइन 5x। दोस्तों आंसर मैच कर लेना, ये पी आई आ गया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बना, वो बना सी एफ प्लस पी आई मिलकर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ने एक बोला है क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब तक आप कमेंट बॉक्स में डाल के ये नहीं बताओगे कि सर हमारे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तब तक मेरे को पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन टाइम टू टाइम निकालें, और जब भी आपको लेक्चर मिलता है तो तुरंत उसको रीड आउट करने की कोशिश करें, वरना फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स में डालते रहोगे तो बाद में अगला टॉपिक चलेगा और फिर ये इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो साथ के साथ पढ़ा करें। इसके साथ में आप जो भी वीडियोस देखते हैं तो कम से कम एक बार चैनल को लाइक तो कर दिया करें। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, चैनल को आप लाइक कर दिया करो, अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये गलत प्रिंटिंग हो गया यार इसमें क्वेश्चन में, ये तो गलत प्रिंटिंग हो गया भाई। ये इस क्वेश्चन को सही करो आप, आपकी किताब में क्वेश्चन गलत दिया है, इसको सही करके आप ये करो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b2x बराबर b कोस bt।
आप ये करो, इस क्वेश्चन को सही करेंगे। अपनी बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको ये करना है विद कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी गई है, विद x बराबर 0, x बराबर 0, t बराबर 0 और dx अपॉन dt बराबर 0, dx अपॉन dt बराबर 0, t बराबर 0। मतलब t बराबर 0 पे x बराबर 0 दिया वो dx अपॉन dt, इन दोनों कंडीशन का यूज करते हुए, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब बताओ ये जो कंडीशन है वो बाउंड्री कंडीशन है, और बाउंड्री कंडीशन का दोस्तों जो यूज होता है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के काम में आता है। तो जो भी C1 C2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएंगे उनकी वैल्यू निकालने के काम में आएगा, ठीक है। जैसे इक्वेशन नंबर 1, तो मैं ये लिख सकता हूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं बोल सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर बी कोस बी टी। वेयर कैपिटल डी किसको माना, अब माना है डी अपॉन डी टी को माना है कैपिटल डी। ओके, अब इस समीकरण का सहायक समीकरण लिखना पड़ेगा। तो इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण जिसको एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। जब भी सहायक समीकरण निकालते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, डी को एम में चेंज करते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एम का जो मान आया वो प्लस माइनस बी आया बेटा। तो जो सी एफ बना C1 cos b और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो C1 cos bt प्लस C2 sin bt, C1 cos bt प्लस C2 sin bt। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बन गया अपना CF। अब CF बन गया तो अब PI पे चलेंगे। तो PI के लिए क्या करेंगे, तो अब अपन आगे बढ़े तो PI निकालते हैं। तो 4PI, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा अव्यवस्था हो रही है, रुकता हूं मैं। ओके, अच्छा PI क्या होता है, PI होता है 1/FD। तो 1/FD करोगे तो डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 1/FD। और अपना क्वेश्चन ये रहा 1/FD और QX की जगह कितना है, B cos BT। तो 1/FD B cos BT, ठीक है। अब यहाँ से ये B तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोस BT। अब आप डी स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर रखोगे तो नीचे 0 गया, 0 गया ना। तो 0 गया तो b तो ये बाहर, अब b तो बाहर। अब बताओ क्या करते हैं, x/2 करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो t/2 और cos bt का इंटीग्रेशन, t/2 cos bt का इंटीग्रेशन। तो ये बना bt/2। अब cos bt का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos bt का होता है sin bt अपॉन b। तो ये बन गया t/2। अच्छा, अब एक चीज और है, एक मिस प्रिंटिंग और दे दी। अगर आप आंसर मैच करना चाहते हो दोस्तों, अगर अपनी बुक के अंदर आंसर दी हुई है ना वो मैच करना चाहते हो तो इस बी को काट कर के करो, आप इस बी को काट कर क्या करो, के करो। आंसर मैच करना चाहते हो तो फिर यहाँ के किया है तो यहाँ भी के करना पड़ेगा, यहाँ के किया है तो यहाँ भी के करना पड़ेगा, और फिर ये भी के करना पड़ेगा। अब आपकी किताब में ही मिस प्रिंटिंग दिया है तो इसकी जगह भी काट के करो, इसकी जगह भी काट के करो। तो ये एक मिस्टेक और है, अगर बी कर देते तो वो कैंसिल आउट हो जाता नीचे से, तो के कर दिया तो इसको TK/B और ये बन गया sin BT। ये आ गया अपना PI। तो अब देखो, तो सॉल्यूशन हुआ x बराबर CF तो कितना बना था, CF बना था C1 cos BT प्लस C2 sin BT, और जो PI बना वो यहाँ से बना
टी के बाई टू बी साइन बी टी, ये बना। ओके, अब ये के इसलिए किया है क्योंकि किताब में मिस प्रिंटिंग थी, तो वो भी आप सही कर लेना है। आपको ओवरऑल क्वेश्चन को ये लिखना है, जो किताब में क्वेश्चन दिया है उसको ये लिखना है, के कोस बी टी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार डी एक्स अपॉन डी टी करो, डी एक्स अपॉन डी टी करोगे तो माइनस का बी सी वन साइन बी टी प्लस बी सी टू कोस बी टी प्लस अब बी आगे आ जाएगा टी के बाई टू और कोस बी टी। अब कंडीशन दी है t बराबर 0 पर x बराबर 0, ये साथ में लिख के दिया था क्वेश्चन में। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको वापस से, ये देखो यहाँ t बराबर 0 पे x बराबर 0, तो t बराबर 0 रखो तो ये खत्म, ये भी खत्म, और इसका मान 1 और x बराबर 0, इसका मतलब t बराबर 0 पे x बराबर 0 पुट करने से C1 बराबर तो 0 निकल के आ गया। t बराबर 0 पुट करोगे तो साइन बी टी 0, ये भी 0, और इसका मान C1 और ये 0, तो C1 बराबर 0। दूसरी कंडीशन था t बराबर 0 पे डी एक्स अपॉन डी टी 0, t बराबर 0 पे डी एक्स अपॉन डी टी 0, तो इसका मान 0 बराबर t बराबर 0 पुट करते ये 0, इसका मान ये कितना है कोस बी टी, तो ये बन गया BC2 बन गया, और t बराबर 0 पुट करते ये खत्म, इसका मतलब C2 भी कितना निकल के आ गया 0, तो C1 भी 0 निकल के आया, C2 भी 0 निकल के आया, तो C1 C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये जो जनरल सॉल्यूशन अपना निकल के आया था x बराबर, तो C1 C2 की वैल्यू 0 करोगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो आंसर जो आया वो आया TK बाई टू बी साइन बी टी, ये आंसर निकल के आ गया। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि C1 और C2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी और उनकी वैल्यू 0 अपन ने पुट कर दी, 0 पुट करने के बाद में ये सॉल्यूशन है। तो दोस्तों हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई हो, तो वो सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम आई थी क्योंकि आपकी किताब में जो क्वेश्चन था वो मिस्टेक था, और वैसे कोई बड़ी बारी बात नहीं थी क्वेश्चन को करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था अपना। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 18 में प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में प्रॉब्लम है, तो ये भी बताते हैं भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। फिर उसके बाद में अगला लेक्चर होगा, उसमें आगे का मेथड बताऊंगा मैं। इस लेक्चर में बस यही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अपने को सोल्व करना है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2n कोस एल्फा dx अपॉन डी टी प्लस एन स्क्वायर एक्स बराबर ए कोस एन टी। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, और साथ में दिया है विद जो कंडीशन दी हुई है t बराबर 0 पे x बराबर 0 एंड t बराबर 0 पे ही dx अपॉन डी टी 0, t बराबर 0 पे x बराबर 0, t बराबर 0 पे dx अपॉन डी टी 0। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई C1 C2 जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है उनकी वैल्यू निकालने की काम में ये कंडीशंस आ जाएंगी। तो पहले तो इसको सोल्व करते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट में मैं ये लिखूंगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? इसको लिखूंगा डी स्क्वायर प्लस 2n कोस एल्फा डी प्लस एन स्क्वायर एक्स बार बराबर ए कोस एन टी, और कैपिटल डी माना है इसमें डी अपॉन डी टी को। देखो टी इंडिपेंडेंट है, डी अपॉन डी टी को कैपिटल डी मान लिया। ओके दोस्तों, तो अब लिखते हैं इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण, सहायक समीकरण को क्या बोला जाता है? एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण के लिए डी को एम में चेंज करो, तो एम स्क्वायर प्लस 2nm कोस एल्फा प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। तो एम का मान श्रीधर आचार्य विधि से माइनस बी 2n कोस एल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 4ac तो 4n स्क्वायर अपॉन 2 ये तो 2।
ओके, अब देखो ये 4n² बाहर आया रूट के, तो 2n बन के आया और 2 को काटेंगे तो -n कोस एल्फा प्लस -n अंडर रूट कोस स्क्वायर एल्फा -1। बताओ इस चीज़ को -n कोस एल्फा प्लस -n और इस चीज़ को -1 कोस स्क्वायर एल्फा लिख सकता हूँ, और अंडर रूट -n तो आयटा हो जाएगा, तो -n कोस एल्फा प्लस -n आयोटा और 1 कोस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा और उसका रूट साइन एल्फा। तो ये बन गया ये बन गया अपना CF, सॉरी m के मान आ गए। अब CF लिख देते हैं। अब दो मूल आए, कॉम्प्लेक्स रूट आए, तो इसलिए जो CF बना वो देखो रियल पार्ट माइनस का n कोस एल्फा है, तो यहाँ e की पावर रियल पार्ट -n कोस एल्फा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ क्या था, t था। यहाँ देखो ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था, तो -n कोस एल्फा इंटू टी। C1 कोस बीटा का मान कितना है, n साइन एल्फा, C1 कोस n साइन एल्फा इंटू टी, C1 कोस बीटा टी प्लस C2 साइन n कोस एल्फा इंटू टी, क्योंकि बीटा का मान n कोस एल्फा जो आइटा के गुणा में होता है वो बीटा है, तो उसका मान रख दिया। तो ये तो आ गया दोस्तों CF। अब CF आ गया तो अपन PI की तरफ बढ़ेंगे। तो जो PI है, PI में क्या लिख सकता हूँ मैं, PI होता है 1/FD, और 1/FD आप करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा d² प्लस 2n कोस एल्फा d प्लस n² 1/FD, और QX लिखोगे तो QX की जगह या QX की जगह QT लिखेंगे तो a कोस NT। ये बना, आप देख लेना क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो ये तो FD और ये QT, तो वैल्यू रख दी। अब d² की जगह रखना है माइनस का n², d² की जगह माइनस का n², तो ये माइनस का n² इस प्लस n² को काट देगा, तो a/2n कोस एल्फा इंटू डी, और ये बना कोस NT। ओके, a/2n कोस एल्फा, और d का मतलब इंटीग्रेशन कोस NT dt, तो a/2n कोस एल्फा, कोस NT का साइन NT अपॉन n, तो ये बन गया a/2n² साइन NT अपॉन कोस एल्फा। ये बन गया PI। तो अब जनरल सॉल्यूशन x बराबर जो बना वो CF x बराबर बना, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो x बराबर CF तो ये रहा, तो उसको लिख लेता हूँ, या फिर दूसरा पेज ही यूज़ कर लेते हैं अपन, क्योंकि अभी थोड़ा और है। तो x बराबर बनेगा, x बराबर CF तो e की पावर माइनस का n कोस एल्फा इंटू टी, और C1 कोस n साइन एल्फा इंटू टी प्लस C2 साइन n, अच्छा ये यहाँ गलत हो गया था ना, इसको सुधार लेना आप, ये n साइन एल्फा आएगा, क्या आएगा, n साइन एल्फा। बोला मैंने n साइन एल्फा था, लेकिन लिखित में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ठीक है, n साइन एल्फा इंटू टी, ठीक है, और प्लस PI कितना आया, PI ये रहा a/2n² कोस एल्फा और साइन NT, ये आ गया अपना x। अब dx/dt भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि C1 C2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो dx/dt। अब देखो इसको तो आप एक फलन मान लो और इसको दूसरा फलन मान लो, तो पहले इसको तो रोक लेते हैं, इसका करते हैं, तो माइनस का n कोस एल्फा तो बाहर, और e की पावर कोस एल्फा इंटू टी, और इसको रोका था उसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसको रोका था C1 कोस n साइन एल्फा इंटू टी प्लस C2 साइन n साइन एल्फा इंटू टी, इसको रोका, इसका उकलन किया। अब इसको तो रोक लो, e की पावर माइनस का n कोस एल्फा इंटू टी, इसको रोको और इसका उकलन करो अंदर वाले का। तो पहले तो कोस का उकलन करेंगे तो माइनस का C1
एन साइन अल्फा तो बाहर भाई, क्योंकि इसको ए मान लो ना, तो कोस ए टी बराबर क्या होता है माइनस ए साइन ए टी, तो माइनस ए और साइन ए टी मतलब एन साइन अल्फा इंटू टी प्लस, अब ये बना सी टू एन साइन अल्फा, और साइन ए टी का क्या होता है कोस ए टी, कोस एन साइन अल्फा और बार टी, ये बन गया। अब ये टर्म बची हुई है, इसका भी करते हैं। तो a अपॉन 2n स्क्वायर कोस अल्फा तो बार, साइन एन टी का क्या होता है एन कोस एन टी, और एक एन से एक एन कट जाएगा। अब दोस्तों C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशंस जो है वो क्या है, t बराबर 0 पे x बराबर 0। अब देखो t बराबर 0 पुट करो, यहाँ t बराबर 0 पुट करते ही ये 1 बन गया, t बराबर 0 पुट करते ही ये खत्म हो गया, और t बराबर 0 इसमें पुट किया तो t बराबर 0 पुट करते ही ये 0, कोस 0 का मान 1, तो इसका मतलब 0 बराबर C1। t बराबर 0 पुट करते ही दोबारा से देखो ये 1, ये खत्म, इसका मान C1, और t बराबर 0 पुट करते ही ये 0, इसका मतलब C1 की जो वैल्यू निकल के आई वो तो कितनी आ गई 0। अब दूसरी कंडीशन है t बराबर 0 पे dx अपॉन dt का मान 0। अब देखो dx अपॉन dt ये रहा, t बराबर 0 पुट करो, t बराबर 0 पुट करते ही इसका मान तो कितना, इसका मान 0, तो ये तो कितना बचा 0, dx अपॉन dt 0 बराबर यहाँ कितना बचा माइनस का n कोस अल्फा इंटू इसका मान 1 हो गया। t बराबर 0 पुट करते ही ये C1, यहाँ कितना बचा C1, और C1 की वैल्यू पहले से 0 है तो 0, और t बराबर 0 पुट करते ही ये भी खत्म, तो 0 प्लस 0 प्लस, तो ये तो खत्म ही हो गया कुल मिला के, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखो t बराबर 0 पुट करो तो 1 1, यहाँ t बराबर 0 पुट करो तो साइन बन रहा है तो ये पूरा खत्म, यहाँ t बराबर 0 पुट करोगे तो ये बनेगा C2n साइन अल्फा, क्योंकि इस कोस का मान तो 1, तो बचा C2n साइन अल्फा, ओके, और ये 1 प्लस t बराबर 0 पुट करो तो ये खत्म पूरा का पूरा, ये बचा a अपॉन 2n कोस अल्फा, a अपॉन 2n कोस अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसे आया 0 बराबर C2n साइन अल्फा प्लस a अपॉन 2n कोस अल्फा। यहाँ से बताओ C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, इसको लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस a अपॉन 2n कोस अल्फा बराबर C2n साइन अल्फा, तो जो C2 का मान आएगा, C2 का जो मान आएगा वो आएगा माइनस a अपॉन 2n स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा। बताओ इसकी जगह माइनस a और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा को साइन 2 अल्फा बोलते हैं, तो n स्क्वायर साइन 2 अल्फा, तो ये C2 का मान आ गया, C2 का मान आ गया और C1 का मान भी आ गया, C1 का मान 0 था। तो अब देखो, तो जनरल सॉल्यूशन तो पहले, अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा x बराबर, देखो सॉल्यूशन ये आया था e की पावर माइनस का n कोस अल्फा इंटू टी, तो ये लिखता हूँ e की पावर माइनस का n कोस अल्फा इंटू टी इंटू C1 का मान 0, इसका मतलब ये पूरा का पूरा खत्म। दोबारा देखना, ये तो ठीक है, C1 का मान 0 तो ये खत्म, और बचा क्या C2, C2 की वैल्यू ये रखो यहाँ से माइनस का a अपॉन n स्क्वायर साइन 2 अल्फा, और C2 के गुणा में कितना है, C2 के गुणा में है साइन n साइन अल्फा इंटू टी, तो मैं लिखता हूँ साइन n साइन अल्फा इंटू टी, ओके, प्लस और बाकी का प्लस कितना है a अपॉन 2n स्क्वायर कोस अल्फा साइन n टी, तो a अपॉन 2n स्क्वायर कोस अल्फा और साइन n टी। ये अब दोस्तों अपनी बुक में आंसर जो दे रखे हैं इसको इससे गुणा कर लो, तो माइनस का a e की पावर माइनस का एन टी, इस t को आगे ले लिया, तो माइनस का a e की पावर माइनस का एन टी कोस अल्फा, ये जो है वो है साइन, इस t को आगे ले लेते हैं n के साथ, तो एन टी साइन अल्फा अपॉन
ये कितना है साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा और एन स्क्वायर भी आ गया, प्लस ए साइन एन टी अपॉन 2n स्क्वायर कोस अल्फा। तो दोस्तों ये जो आंसर आया x बराबर है, डिट्टो आंसर मैच हो रहा है अपनी बुक के अंदर, आप चेक कर लेना। ये जनरल सॉल्यूशन बना, C1 की जगह तो अपन ने 0 पुट कर दिया और C2 की जगह ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। तो ये अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे तीनों, लेकिन आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि कुछ किताब के अंदर भी मिस प्रिंटिंग थी। अब दोस्तों कल इवनिंग के अंदर या फिर आज इवनिंग में भी हो सकता है, आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा जिसके अंदर अपन थर्ड डी तो हो गया, थर्ड ई का मेथड सिखाऊंगा। ई, एफ और जी बची हुई है अपनी यहाँ पे, तो अब जल्द से जल्द मैं आपको थर्ड ई का जो मेथड सिखाऊंगा और उसके फिर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।